हेलो स्टूडेंट, आज हम देखते हैं भारतीय बैंकों में लाभकारी विनियोग कि किस प्रकार भारतीय बैंक जो है वो अपने संसाधनों को कहां कहां इन्वेस्ट करते हैं। उससे पहले मैंने आपको लाभकारी विनियोग के बारे में बताया था। अब मैं आपको लाभकारी विनियोग के बारे में बताती हूँ कि बैंकों के पास जो भी धन होता है, जो भी पैसा होता है, एटलीस्ट वो उसको प्रॉफिट अर्न करने के लिए कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं। तो इस इन्वेस्टमेंट को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज लॉन्ग टर्म एंड सेकंड इज शॉर्ट टर्म, अल्पकालीन निवेश और दीर्घकालीन निवेश। इस प्रकार बैंक अपने जो संसाधन होते हैं, जो बचतों के रूप में बैंक एकत्रित करते हैं, उस बचतों को अल्पकाल के लिए और दीर्घकाल के लिए अलग अलग जगह निवेश कर करके उससे प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार के निवेश को हम लाभकारी निवेश कहते हैं कि जब बैंक अपने कोषों का सदुपयोग किसी ब्याज दर के लिए किसी दूसरी पार्टी को जो है वो इन्वेस्ट कर देता है, तो यहाँ जो है कुछ रिटर्न लिया जाता है, इसलिए इसको लाभकारी विनियोग कहते हैं। क्योंकि बैंकों को भी जो कस्टमर है, जो ग्राहक है बैंकों के, जहाँ से उन्होंने जमाओं के रूप में प्राप्त किया है, उनको ब्याज देना पड़ता है। तो जब तक बैंक उनके डिपॉजिट से कुछ अर्न नहीं करेंगे, तब तक वो इंटरेस्ट देने में कैपेबल नहीं हो सकते हैं। इसलिए बैंक अपने धन का कुछ भाग लाभकारी विनियोग में करते हैं और अधिकतम भाग जो होते हैं वो लाभकारी विनियोग में कर देते हैं। अब आता है अल्पकालीन निवेश। तो अल्पकालीन निवेश बहुत कम समय के लिए किया जाता है। ये केवल मात्र 3 या 4 महीने के लिए होता है, कभी कभी और भी कम हो सकता है। इसमें सुरक्षा और तरलता बहुत ज़्यादा रहती है। हाँ, रिटर्न बैंक को कुछ कम मिलती है जब बैंक शॉर्ट टर्म के लिए कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करता है या इन्वेस्टमेंट करता है। सेकंड आता है आपका दीर्घकालीन, लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म जो होता है वो 5 to 20 ईयर्स के लिए किया जाता है, 5 से 20 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। सुरक्षा की दृष्टि से थोड़ा सा कम महत्वपूर्ण हो सकता है, बट अर्निंग के हिसाब से देखा जाए, आय उपार्जित करने के हिसाब से देखा जाए, तो बैंकों का जो दीर्घकालीन इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म का जो निवेश है, एटलीस्ट वो बैंकों को बहुत ज़्यादा रिटर्न देने में कैपेबल हो सकता है। बैंक अधिकांशतः अपनी आय का अर्जन यहीं से करते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं अल्पकालीन निवेश कि जो बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए दिए जाते हैं, एटलीस्ट वो इन्वेस्टमेंट कौन कौन से होते हैं। उनमें सबसे पहला इन्वेस्टमेंट होता है याचना राशि या अल्प सूचनार्थ ऋण। याचना राशि या अल्प सूचनार्थ ऋण का अर्थ होता है कॉल मनी, जो आपको बहुत ही शॉर्ट कम नोटिस पे किसी को देनी होती है। जैसे किसी का कॉल आया कि लोन इशू कर दीजिए और आपने जो है लोन इशू कर दिया, तो ऐसा होता है। या कहीं से कॉल आया कि हमें फाइनेंस फैसिलिटी चाहिए और बैंक ने वो फाइनेंस फैसिलिटी उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस को अवेलेबल करा दी। तो ऐसे जो विनियोग होते हैं उनको हम याचना राशि के नाम से जानते हैं। ये ऋण ऑलमोस्ट एक बैंकिंग संस्था दूसरी बैंकिंग संस्था को करती है, एक वित्तीय संस्था दूसरी वित्तीय संस्था को करती है, या बहुत ही कम ऋण ऐसे लोगों को दिए जाते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी हो, रेपुटेड हो और जिनका टर्नओवर कहीं ज़्यादा हो, जिनका करंट अकाउंट चल रहा हो, उसमें बहुत ज़्यादा डिपॉजिट आती जाती रहती है, उनको दिया जाता है। बट अधिकांश जो याचना राशि ऋण दिए जाते हैं वो एक शाखा से दूसरी शाखा को, एक वित्तीय संस्था से दूसरी वित्तीय संस्था को या एक बैंक से दूसरे बैंकों को दिए जाते हैं, जिससे संकट के समय उन बैंकों को भी कुछ मदद मिल जाती है। तो याचना राशि अल्प सूचनार्थ ऋण 1 दिन, 2 दिन या 15 दिन, अधिकतम 15 दिन का मान लीजिए आप, इसके लिए दिए जाते हैं। 15 दिन के लिए दिए जाते हैं। सुरक्षा और तरलता की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। बहुत जल्दी वापस आ जाते हैं, इसलिए तरलता रहती है। और सुरक्षा है क्योंकि एक बैंकिंग संस्था से दूसरी बैंकिंग संस्था, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ही गया है, इसलिए इनको प्राय सुरक्षित माना जाता है। तो सुरक्षा की दृष्टि में ये दूसरी पंक्ति में है, सेकंड जो है लाइन, उसमें इनको रखा जाता है। और तरलता भी बहुत अधिक रहती है। और व्यस्त मौसम हो, अगर बहुत ज़्यादा जहाँ डिमांड होती है जिस सीजन में, तो ऐसे समय में बैंक इस पर कुछ अर्न भी कर सकते हैं। 5 से लेकर के 5.5% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक को मिल सकता है। तो यहाँ बैंकों को इस विनियोजन से आय भी अर्जित हो सकती है। ऐसा ऋण दिया गया है जो अल्प सूचनार्थ ऋण है, याचना राशि है। ये ऋण ऐसा होता है जैसे आपने बैंक को तिजोरी में ही धन रख रखा हो, बैंक की तिजोरी में ही धन पड़ा हो, क्योंकि जैसे ही आपने कॉल किया वो वापस ऋण आपके पास आ जाता है। तो जैसे आपने मांगने पर दिया वैसे ही इसका भुगतान मांगने पर तुरंत हो
जाता है। तो इस प्रकार के ऋण को ऐसा माना जाता है जैसे वो धन बैंक की तिजोरी में ही रखा गया हो, बहुत ज़्यादा तरलता रहती है और वित्तीय संस्थानों को इससे फायदा भी मिलता है, उनका भी डेवलपमेंट होता है, उनकी भी अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो उसका सलटारा भी इस प्रकार के याचना राशि के ऋणों से हो जाता है। और संकट के समय ऐसी वित्तीय संस्थाओं को संकट के समय से सहारा भी मिल जाता है। और अगर किसी औद्योगिक संस्था को याचना राशि ऋण दिया गया है तो उद्योग धंधों की स्थापना या ऐसा भी देश में हो सकता है। उसके बाद है विनिमय बिलों का क्रय या कटौती। नेक्स्ट जो होता है बैंक शॉर्ट टर्म के लिए जो करते हैं वो परचेज ऑफ बिल्स एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स होता है। ये विनिमय बिलों का क्रय भी करते हैं और उनकी कटौती का काम भी आपने व्यावसायिक बैंकों के कार्य में पढ़ा होगा। एक प्रमुख कार्य होता है कि बैंक बिलों की डिस्काउंटिंग भी ही करते हैं। तो ये जो बिल होती है उसमें सर्टेनिटी होती है, एक डेट फिक्स होती है 30 डेज, 60 डेज, 45 डेज, 90 डेज, 180 डेज। उनमें बिल्कुल फिक्स होता है कि कितने दिन का बिल होता है, उसकी अमाउंट या उस पर स्टाम्प सब लगा हुआ होता है। स्वीकृति भी कभी कभार बिलों पर स्वीकृत बिल भी जो होते हैं वो डिस्काउंटिंग के लिए आते हैं। अब किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या संस्था को उन बिलों की डिस्काउंटिंग करानी है तो वो बैंक के पास आता है, बैंक उनकी डिस्काउंटिंग कर करके बिल अपने पास रहता है और पैसा जो है वो थर्ड पार्टी जो भी होती है जिसको पैसा चाहिए मैच्योरिटी पर उसको दे दिया जाता है। तो इस प्रकार बैंक इन बिलों का क्रय भी करता है। कभी कभी बैंक उन बिलों को परचेज कर लेता है कि ठीक है 10 लाख का बिल है, मैं आपसे 8 लाख या 8.5 लाख में परचेज कर लेता हूँ। वो व्यक्ति पैसा लेकर के बिल दे जाता है, मैच्योरिटी डेट पे वापस उस बिल को 10 लाख में बैंक जो है वो परचेज कर ले जो पर्सन है वहाँ से ले आता है। तो बैंकों को इसमें दोहरा लाभ होने के होते हैं, एक तो पहले से ही डिस्काउंट कर करके दिया था तो बट्टे का फायदा हो गया, दूसरा यहाँ ब्याज का भी फायदा बैंकों को मिल जाता है। तो 60 से 90 दिनों के बिलों का क्रय या कटौती करने का काम बैंकों का प्रमुख काम होता है। और देय तिथि पर बैंक क्या करते हैं, इन देय तिथि पर इन बिलों का भुगतान प्राप्त कर लेते हैं और देय तिथि पर बिलों का भुगतान प्राप्त कर करके ब्याज के अंतर का फायदा भी हो जाता है। बट एक बात ध्यान रखनी चाहिए, जब बिलों के द्वारा विनियोग किया जा रहा हो तो बैंक को देखना चाहिए बिल कैसी कैटेगरी का है, किस व्यवसायिक संस्था का है, उनकी पर्टिकुलर इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, मतलब सारा उसका बेसिक बैकग्राउंड चेक करने के बाद बिलों के साथ ट्रांजेक्शन करना चाहिए। बिल वैधानिक होना चाहिए, लीगली होना चाहिए, रिटन फॉर्म में होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, उस पर सब कुछ होना चाहिए, जहाँ तक हो सके स्वीकृत किया हुआ बिल लेना चाहिए। और अगर उसका इंडोर्समेंट किया गया है बिल का तो इंडोर्समेंट एक प्रॉपर सीक्वेंस में है या नहीं है, और जिसने ला करके दिया उसकी लीगल ऑनरशिप भी है या नहीं है। तो ये सारी बातें बैंकों को ध्यान में रख करके फिर विनिमय बिलों के साथ ट्रांजेक्शन करनी चाहिए या विनिमय बिलों में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब अगर बैंक बिल में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसके क्या प्रॉफिट जो होता है वो होता है। सबसे पहला तरलता, उसमें बिल्कुल लिक्विडिटी रहती है क्योंकि बिल की जो डेट होती है वो बिल्कुल फिक्स होती है 2 to 4 मंथ कि बिल जो लिखा गया है वो 2 से 4 महीने के अंतर्गत लिखा है, 2 से 4 महीने बाद ये परिपक्व हो जाएगा और परिपक्व होने के बाद आप इसका भुगतान प्राप्त कर करके और आप वापस पैसा ले सकते हो। सेकंड बेनिफिट ये होता है कि आरबीआई से आप इसकी कटौती भी करा सकते हो, जब कभी भी आपको रिक्वायरमेंट होती है फंड की तो आप वही बिल आरबीआई के पास रख करके आरबीआई से भी इसकी डिस्काउंटिंग करा करके और उस पर लोन आप ले सकते हो। नेक्स्ट आता है सुरक्षा, कि बिल पर सेफ्टी है, ऐसे विनिमय बिल में इन्वेस्ट किया गया पैसा सेफ माना जाता है क्योंकि दोनों पार्टी फिक्स है, सर्टेनिटी है कि हाँ इसका पेमेंट आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद है निश्चितता, कि इसमें जो है वो सर्टेनिटी है, निश्चित अवधि है, इसलिए निश्चित अवधि पर जाकर के आपको पैसा मिल जाएगा, इसकी सर्टेनिटी रहती है, इस डेट के बाद आपको उसका पैसा, जिस पार्टी ने इससे डिस्काउंटिंग कराया है आप उसी पार्टी से इसका पेमेंट भी वापस ले सकते हो। उसके बाद है अल्प अवधि का निवेश, ये जो इन्वेस्टमेंट होता है ये बहुत ही शॉर्ट टर्म या शॉर्ट पीरियड के लिए किया गया इन्वेस्टमेंट होता है, 60, 90, 45, 30 डेज का ही इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद वापस आपका पैसा आपके पास आ जाता है। तो इस इन्वेस्टमेंट में जो है किसी प्रकार की कोई रिस्क भी नहीं रहती है। उसके बाद मूल्यों में स्थिरता रहती है, ऑलमोस्ट अगर रेपुटेड फर्म का बिल था तो उसमें एक स्टेबिलिटी रहेगी, प्राइस में फ्लक्चुएशन नहीं होंगे, इसलिए आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया एटलीस्ट आप उतना इन्वेस्टमेंट या उससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट लेकर के आप वहाँ से बाहर निकल सकते हैं। उसके बाद आपके पास पर्याप्त आय होगी, सफिशिएंट अमाउंट में आपकी इनकम भी होगी, अगर डिस्काउंटिंग की है तो डिस्काउंट का फ़ायदा हो गया और मैच्योरिटी पे पेमेंट ले रहे हो तो आपने जो डिस्काउंट कर करके दिया है उस अमाउंट का आपको बेनिफिट यहाँ पर हो जाता है। तो आपकी इनकम बैंक की जो है वो
कंटिन्यूस रहती है। उसके बाद आप जिस इंडस्ट्री, जिस उद्योग, जिस इकोनॉमिक एक्टिविटी का वो लोन एक्सेप्ट, वो बिल एक्सेप्ट कर रहे हो, एटलीस्ट वहाँ उद्योग धंधों की स्थापना होती है, व्यापार को विकास मिलता है, तो वो भी कंट्री के डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इनडायरेक्ट वे में व्यापार व उद्योगों को बैंक के द्वारा मदद मिल जाती है जब बैंक इस प्रकार के बिलों की डिस्काउंटिंग करता है। उसके बाद थर्ड आता है कोषागार, विपत्र व हुंडियाँ। बैंक जो होते हैं वो गवर्नमेंट के जो विपत्र होते हैं उनमें भी, गवर्नमेंट के पत्रों में भी जो है इन्वेस्टमेंट करने का काम करता है। तो इनके द्वारा सरकार अपनी अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करती है। जब गवर्नमेंट को अपने लिए शॉर्ट टर्म के लिए फाइनेंस की फैसिलिटी चाहिए, किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, किसी प्लानिंग के लिए, किसी टारगेट के लिए, तो गवर्नमेंट अपनी शॉर्ट टर्म की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए इस प्रकार के जो है वो कोषागार विपत्रों का निर्गमन करती है। इन कोषागार विपत्रों का निर्गमन आरबीआई की मदद से किया जाता है। आरबीआई जब इनका निर्गमन करता है तो या तो टेंडर के द्वारा किया जाता है या नीलामी के द्वारा किया जाता है। आरबीआई एक टेंडर पास करता है। अब टेंडर में जिस पर्सन ने जितनी लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखी है या लोअर डिस्काउंटिंग की रेट लिखी है, एटलीस्ट ये कोषागार विपत्रों का निर्गमन उसी को कर दिया जाता है। या नीलामी में जिसकी बोली सबसे ज्यादा ऊंची होती है उनका निर्गमन उसको कर दिया जाता है। तो आरबीआई ऐसे कोषागार विपत्रों का टेंडर के द्वारा या नीलामी के द्वारा निर्गमन करता है। निर्गमन करते समय आरबीआई ये देखता है कि किस बैंक की डिस्काउंटिंग रेट सबसे कम है या कौन नीलामी में सबसे ऊंची बोली लगा रहा है, उसी को इनका अलॉटमेंट कर दिया जाता है। उन्हीं को ये सारे कोषागार विपत्र जो है वो कर देते हैं। उसके बाद देय तिथि पर अब क्या होता है कि देय तिथि आएगी जब उसकी मैच्योरिटी डेट होगी उस बिल की, तब आपको पार वैल्यू पर उसका पेमेंट हो जाएगा, सम मूल्य पर उसका वापस आपको भुगतान मिल जाता है। अभी आपने पैसा दिया सरकार को, सरकार पैसा आपको वापस सर्टेन टाइम आफ्टर, जब भी उसकी मैच्योरिटी होती है आपको उसका पैसा मिल जाएगा। तो इस प्रकार का निवेश भी बैंक का बिल्कुल सुरक्षित निवेश है, क्योंकि गवर्नमेंट की रेपुटेशन है, गवर्नमेंट में इन्वेस्ट किया गया इन्वेस्ट कभी नहीं डूबता है। उसके बाद तरलता रहती है कि आप इसका पैसा वैसे जब चाहे जब तो नहीं मिल सकता, मैच्योरिटी पे मिलेगा, पर उसके बावजूद भी लिक्विडिटी है कि ये कोई भी खरीद सकता है वापस। जो कोषागार विपत्र थे वो आपसे कोई दूसरी इंस्टीट्यूशन वापस परचेज कर सकती है। उसके बाद लाभकारी है, प्रॉफिटेबल है, आपको इसमें प्रॉफिट होगा। आपने जो दिया डिस्काउंट या इंटरेस्ट, उसके बावजूद जब आपको सम वैल्यू पर उसका पेमेंट हो रहा मैच्योरिटी पर, तो आपको पूरी का पूरा मूल्य बैंक को जो है वो मिल रहा है, तो ये भी बैंकों को फायदा होगा। तो ये सारे जो थे वो शॉर्ट टर्म का बैंक का इन्वेस्टमेंट था कि अल्पकाल के लिए बैंक किस किस प्रकार से निवेश कर सकता है। अब आता है लॉन्ग टर्म के लिए कि बैंकों द्वारा जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है। दीर्घकालीन इन्वेस्टमेंट जो होता है वो कुछ लंबे समय के लिए होता है। ऑलमोस्ट इट इज फ्रॉम 5 to 20 ईयर्स, ये मैंने ऊपर ही लिख दिया था, 5 से 20 साल के लिए किया जाता है। अब इसमें है सबसे पहला सरकारी प्रतिभूतियां, कि गवर्नमेंट के जो बॉन्ड होते हैं वो उसमें सबसे पहले आते हैं। यहाँ पर है आपके सरकारी प्रतिभूतियां। तो सरकार जो है विकास कार्यों के लिए, गवर्नमेंट विकास कार्यों के लिए जब कभी भी गवर्नमेंट को फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो गवर्नमेंट इस प्रकार की प्रतिभूतियों का निर्गमन करती है। सरकारी प्रतिभूतियां, सबसे पहला जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है बैंकों के द्वारा वो सरकारी प्रतिभूतियों में किया जाता है। सरकारी प्रतिभूतियां सरकार द्वारा निर्गमित की जाती है। सरकार क्यों निर्गमित करती है? क्योंकि सरकार को वित्तीय विकास कार्यों के लिए, सरकार को विकास कार्यों के लिए वित्तीय आवश्यकता होती है। जो भी गवर्नमेंट डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट बनाती है, प्लानिंग बनाती है, इंडस्ट्री का सेटअप करती है, डैम्स, पुल, रोड्स, कंस्ट्रक्शन, पता नहीं क्या क्या काम कराती है, नरेगा, तो इस प्रकार के कामों के लिए सरकार को फाइनेंस फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है। और सरकार को जब पैसा चाहिए तो सरकार इस प्रकार के कोषागार विपत्रों का निर्गमन कर देती है, जो प्राय 5 से 15 साल तक की अवधि के होते हैं। अब सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद
बैंक क्या करता है, इन प्रतिभूतियों को परचेज कर लेता है। बैंक को भी आरबीआई द्वारा किया गया है कि सरकारी प्रतिभूतियों में इन्वेस्ट करना कंपलसरी होता है। एक सर्टेन अमाउंट तक बैंकों के लिए ये कंपलसरी है, बाउंडेशन है लीगल, कि उनको गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। अगर वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या होगा, उनको कुछ प्रॉफिट आरबीआई के थ्रू दिया जाता है। तो बैंकों को यह फायदा होता है कि इस प्रकार सरकारी प्रतिभूतियों की वैधानिक खरीद में अगर वो हिस्सेदारी करते हैं, भागीदारी करते हैं, तो उनको आरबीआई से कुछ जो बेनिफिट्स हैं, अनिवार्यता का जो लाभ है, एटलीस्ट वो लाभ बैंकों को मिल जाता है कि आपने अपनी इनकम का इतना % गवर्नमेंट में इन्वेस्ट किया, इसलिए एग्जम्पशंस फ्रॉम टैक्स भी हो सकता है। इट मे बी पॉसिबल कि टैक्स से रिलैक्सेशन दे दी जाए, इट मे बी पॉसिबल कि आपको और कोई रिलैक्सेशन आरबीआई के थ्रू बैंक को मिल जाते हैं। तो इस प्रकार बैंक सरकारी प्रतिभूतियों में भी इन्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को परचेज करते हैं। उसके बाद आता है अर्ध सरकारी प्रतिभूतियां। सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, तो ये अर्ध सरकारी प्रतिभूतियां जो है वो इसका दूसरा स्थान है, पहला स्थान तो उन्हीं का है आपकी गवर्नमेंट की। इस प्रकार ये किसी अर्ध सरकारी इंस्टीट्यूशन जैसे निगम है, विकास नगर पालिका है, अलग बोर्ड है आपके, जो सेमी गवर्नमेंट के हो, जिनमें गवर्नमेंट का भी हिस्सा है और अदर सेक्टर्स भी उसमें इन्वॉल्व है, तो उनको हम अर्ध सरकारी बोलते हैं, जो पूर्णतया सरकार के हाथों में नहीं है। तो ऐसे जो होते हैं निगम, कॉरपोरेशंस, वो भी कुछ सिक्योरिटी इशू करते हैं और बैंक कभी कभार उनकी सिक्योरिटी में भी इन्वेस्टमेंट कर देता है और उनकी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर करके बैंक जो है कुछ बेनिफिट कमाने की कोशिश करता है। लेकिन ये उतना ज़्यादा सुरक्षित और उतना ज़्यादा फायदेमंद और उतना ज़्यादा तरल नहीं है जितना सरकारी प्रतिभूतियां हैं, क्योंकि सरकारी प्रतिभूतियों को तो आपसे वापस कोई भी परचेज कर लेगा और जब आपसे वापस कोई परचेज कर लेगा तो आपके लिए तरलता जो है वो उतनी की उतनी बराबर की बराबर रहेगी। तो अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का दूसरा स्थान है। कई बार संस्थाएं क्या होती है, जैसे बैंक ने इन्वेस्टमेंट ऐसी सिक्योरिटी में पैसा लगा दिया, तो कई बार ये संस्थाएं खुद आर्थिक संकट में फंस जाती है और जब ये संस्थाएं आर्थिक संकट में फंस जाती है तो फिर उनसे वापस पैसा निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए बैंकों को ऐसी संस्थाओं में पैसा लगाते समय थोड़ा सा सोच समझ करके काम करना चाहिए। ये इन्वेस्टमेंट उतना सिक्योर नहीं है जितना सिक्योर जो है वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स वाला इन्वेस्टमेंट था। उसके बाद है औद्योगिक व व्यापारिक कंपनियों के ऋण पत्र। बैंक जो है औद्योगिक और व्यापारिक कंपनियों के ऋण पत्रों में भी अपना धन जो है वो इन्वेस्ट करता है। औद्योगिक और व्यापारिक कंपनियों में जो आते हैं उसमें इसमें प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं। ऑलमोस्ट गवर्नमेंट सेक्टर की तो बहुत कम होती है, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों की हो सकती है। तो गवर्नमेंट सेक्टर की है तब तो ये पैसा बहुत हद तक सेफ है। अगर कोई भी उद्योग, कोई भी कंपनी अगर गवर्नमेंट सेक्टर की है और बैंक ने फिर उसके अंश, उसके ऋण पत्र, उसके बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया तो उसको सेफ माना जाता है। बट कभी कभी बैंक क्या करता है, प्राइवेट सेक्टर की कंपनी, प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री में भी उसके भी बॉन्ड, शेयर और जो है वो उसमें इन्वेस्टमेंट करने का काम करता है। तो फिर थोड़ा सा रिस्की हो जाता है क्योंकि इनमें फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता है और जैसे ही फ्लक्चुएशन हुआ आपकी रियल वैल्यू जो है वो गिर जाती है और जब रियल वैल्यू गिर जाती है तो बैंक का इन्वेस्टमेंट डूबने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो बैंकों को ऐसा इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। जब वो किसी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी में कर रहा हो तो थोड़ा सा सोच समझ करके करना चाहिए। और लास्ट में आता है ऋण व अग्रिम। बैंक जो है अपने कोषों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोन एंड एडवांस की भी प्रोसेस करता है। लोन एंड एडवांस में सबसे पहले अनसिक्योर्ड लोन दिए जाते हैं, सुरक्षित ऋण है। उसके बाद अधिविकर्ष दिया जाता है। उसके बाद नगद साख भी बैंक द्वारा दिया जाता है और एक साधारण ऋण भी बैंक देता है। तो ये लोन एंड एडवांस और ये जो कैटेगरी है ये भी बैंक के एक इन्वेस्टमेंट के तरीके में ही इंक्लूड की जाती है। बैंक जनता के धन को दूसरी संस्थाओं, दूसरी कंपनियों को ऋण देता है तो वो भी एक तरीके का इन्वेस्टमेंट माना जाता है। अब इस इन्वेस्टमेंट में भी सेफ अलग अलग तरीके के लोन होते हैं। जब आप सिक्योर्ड लोन देते हो तो वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, क्योंकि सिक्योर्ड लोन से क्या होगा, अगर बाय द वे
जिसको आपने लोन दिया वो रीपे नहीं कर पाता है, तो आप उसकी एसेट्स और सिक्योरिटी को देख करके आप उसको वापस क्या कर सकते हो, पैसा ले सकते हो। नगद साख, नगद साख में यही होता है कि आपका लोन आपके अकाउंट में आ जाता है और जितनी अमाउंट आपने बैंक से विड्रॉल करी है एटलीस्ट आपको जो है इंटरेस्ट वहीं तक उतनी तक देना चाहिए। लेकिन ऋण में क्या होता है कि आपको एक बार ऋण दे दिया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट वहीं से स्टार्ट हो जाती है जिस डेट से आपको दिया। अब आप जितना कंज्यूम करो, जितना आपके खाते से निकालो, इट इज डिपेंड अपॉन यू। तो इस प्रकार बैंक अपने पूरे कोषों का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो अलग अलग तरीके से करता है। लॉन्ग टर्म के लिए अलग करता है, शॉर्ट टर्म के लिए अलग करता है। लॉन्ग टर्म में सबसे ज़्यादा सेफ जो माना गया वो गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ उसमें होता है, क्योंकि गवर्नमेंट के बॉन्ड और गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़ की वैल्यू में फ्लक्चुएशन नहीं होता, उनकी रिटर्निंग में श्योरिटी रहती है। रिटर्निंग जब मैच्योरिटी पे होती है तो उसकी रियल वैल्यू से कई गुना ज़्यादा जो है वो इनका पैसा बैंक को मिल जाता है और ये लीगली है, ऑथेंटिक है। आपकी लिक्विडिटी इसलिए रहती है कि अदर पार्टी, अदर पर्सन, जहां आप कभी आपको उसकी रिक्वायरमेंट है, आप इसको सेल करना चाहो तो ये इजी गोइंग सेल हो जाता है। और अगर आप आरबीआई के पास उसको रखना चाहो तो आरबीआई आपको इजी गोइंग लोन दे देता है। इसलिए सबसे ज़्यादा सुरक्षित ऋण ये माना गया है अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए। उसके बाद अर्ध सरकारी संस्था, इनमें फ्लक्चुएशन होता रहता है, सोच समझ करके करना चाहिए, रेपुटेशंस को देख करके करना चाहिए, थोड़ा लोअर अमाउंट में जो है वहाँ ये इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और फिर औद्योगिक व व्यापारिक है, अगर सार्वजनिक है तब तो ठीक है, पर सार्वजनिक में भी थोड़ा सा फ्लक्चुएशन, सार्वजनिक हो चाहे पब्लिक प्राइवेट सेक्टर की हो, फ्लक्चुएशन तो इनके शेयर में होता ही है। तो बैंकों को ध्यान रखना चाहिए, मूल्यों में अगर उतार चढ़ाव ज़्यादा हुआ तो बैंक को नुकसान हो सकता है। तो बैंक को यहाँ इन्वेस्टमेंट करते समय थोड़ा सा सोच समझ करके करना चाहिए। लोन इन एडवांस सिक्योर्ड है तो सेफ है, ओडी दे रखा है, परमिटेड है तो भी एक हद तक सेफ माना जाता है। और अगर आप अनसिक्योर्ड लोन दे रहे हो तो वो गलत है। असुरक्षित ऋण अगर वापस रिकवर नहीं हुआ और आपने जमानत के तौर पर कुछ नहीं रखा तो फिर बैंक का विनियोग डूबने के चांसेस होते हैं। अतः ऋण और अग्रिम में जमानत पर बैंक को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जमानत ऐसी चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए जिसके प्राइस में डाउनफॉल कम होता हो।